So today's session is all about types of precipitation. Types of precipitation, and you already know what is precipitation. वर्षण के प्रकार. वर्षा और वर्षण में डिफरेंस होता है. तो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हमने देखा है भाई इसमें. अब दोनों में डिफरेंस तो होता ही है. अगर तुम ये जान लो कि भाई दोनों में डिफरेंस होता है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन और वर्षण के प्रकार में, तो ये तुमसे यूपीएससी में पूछना नहीं है, बट एक क्वेश्चन तो मान कर चलो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. अब यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है तो यू कैन राइट वन क्वेश्चन. लाइक एक क्वेश्चन तो फॉर्म हो ही रहा है. डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल. डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल. वर्षा और वर्षण में अंतर बताना है. अब ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए. ये पूछने वाले नहीं है, ये लोग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट तुम्हारे दिमाग में वर्षण एवं वर्षा में अंतर पता होना चाहिए. लेकिन पूछ भी सकते हैं वर्षा में अंतर. तो वर्षण किसको कहते हैं और वर्षा किसको कहते हैं? वर्षा वर्षण का ही पार्ट है. वर्षण के अंदर वर्षा आता है और वर्षण के अंदर सिर्फ वर्षा नहीं आता. मैंने कल बताया था कि वर्षा के अंदर और भी कई चीजें आती हैं. सॉरी, वर्षण के अंदर और भी कई चीजें आती हैं. तो जो डिफरेंस है, अब देखो वर्षण का मतलब होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ऊपर क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, मेघ होते हैं. मेघों से, ठीक है, मेघों से पानी की बूंदें भी नीचे गिरती हैं गुरुत्व बल के कारण, ग्रेविटी की वजह से. और मेघों से बड़े बड़े ओले भी गिरते हैं, है ना. ओले भी गिरते हैं और हिम वर्षा भी नमस्ते होती सर। है. नमस्ते नमस्ते निकिता. हिम वर्षा भी होती है. इतनी सारी चीजें एक साथ होती है. तुम देख लो, ये बादल है, बादल से या फिर क्लाउड से क्या क्या नीचे आ रहा है. नीचे आ रहा है गैस को छोड़कर लिक्विड यानी तरल, और सॉलिड. सॉलिड किस रूप में आता है? स्नोफॉल के रूप में और हेल्स के रूप में. हेल्स मतलब ओला पत्थर जो होता है, ओला, ओले. ठीक है, तो इसमें बर्फ भी गिरती है और पानी भी नीचे गिरता है. और इकट्ठा जब पानी और बर्फ नीचे गिरती है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं. ड्यू टू ग्रेविटी, कल बताया था ना, गुरुत्व बल के कारण वायुमंडल में वायुमंडल में ऊंचाई से जब क्या गिरता है? वर्षा का जल एवं हिमकण या फिर ओले वगैरह कुछ भी नीचे गिरेगा तो इसको हम वर्षण कहते हैं. और अगर सिर्फ जल की बूंदें गिरती हैं तो वो वर्षा कहलाएगी. ठीक है, ये डिफरेंस होता है. तो वर्षण में सिर्फ जल की बूंदें नहीं, हिम वर्षा भी होती है, सहीम वर्षा भी होती है, ओले भी गिरते हैं. ठीक है, तो उन सबको हम देख लेते हैं. पर हम कल देख रहे थे सबसे पहले वर्षा तीन तरह की होती है. रेनफॉल के तीन टाइप्स होते हैं. ये भी तुमसे कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में कि रेनफॉल के टाइप्स बताओ. रेनफॉल मीन्स वर्षा के प्रकार बताओ. लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस देखे जाते हैं. रेनफॉल टाइप्स या फिर वर्षा के प्रकार. तो हमने कल देखा था सबसे पहला जो प्रकार है उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल. मतलब इस तरह की वर्षा होती है, तुम्हारी जानकारी में होना चाहिए. यूपीएससी इतना तो एक्सपेक्ट करती है कि भाई तुम्हारी जानकारी में संवहनीय वर्षा होनी चाहिए, है ना. एक मिनट, जो मैं गेट क्लोज कर. तो इसको क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा. अब संवहनीय वर्षा क्या होती है? संवहनीय वर्षा
एक मिनट। तो संवहनीय वर्षा कल मैंने बताया था तुम्हें, ये कहाँ पर होता है जनरली, ये ओशंस पर होता है। ओशंस पर ही क्यों होता है संवहनीय वर्षा? क्योंकि ओशंस में यानी महासागरों में तापमान लंबे समय तक बना रहता है। टेम्परेचर क्या होता है यहाँ, स्टेबल होता है। तापमान लंबे समय तक बना रहता है, यानी कि उसमें चेंज नहीं आता। जबकि कॉन्टिनेंट्स पर, महाद्वीपों पर क्या होता है, वहाँ रात के तापमान और दिन के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। दिन का तापमान ज़्यादा, रात का बहुत कम हो जाता है, और इसको हम अ, दैनिक तापांतर कहते हैं। और ये दैनिक तापांतर या डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये अधिक होता है। दैनिक तापांतर या तापमान में अंतर, या इसको इंग्लिश में डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, ये ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने की वजह से इस तरह की वर्षा कहाँ नहीं हो पाती, महाद्वीपों पर नहीं हो पाती। दूसरी बात, महाद्वीपों पर क्या इतनी आर्द्रता मिलेगी, इतना मॉइस्चर मिलेगा? नहीं, महासागरों पर मिलता है। और महासागरों में तापमान बना रहता है, तो सूर्य की ऊष्मा जब महासागरों पर पहुंचती है तो यहाँ से वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया से क्या होता है, कहीं ना कहीं मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में, आर्द्रता बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर की तरफ उठते हैं। और ऊपर जाकर, है ना, एडियाबेटिक कूलिंग होती है, रुद्धोष्म शीतलन होता है, जो तुम पहले ही समझ चुके हो। और उसके बाद फिर क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। और क्लाउड्स भी जो होते हैं, ये कौन से होते हैं, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। अब तुमसे अगर कभी भी ये पूछा जाए कि ये बताओ कि मौसम कैसा है इस जगह का, तो तुम्हें किसी जगह का मौसम या किसी भी जगह का जो जलवायु या क्लाइमेट या सीजन या ऋतु, किसी की भी बात हो रही है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आर्द्रता की बात कर रहे हैं। बिना आर्द्रता के मौसम हो ही नहीं सकता, है ना। मान लो दिन भर धूप निकली हुई हो और अचानक बादल आ गए, तभी तो मौसम बदला। और मौसम बदला मतलब मेघ आए, बादल आए, क्लाउड्स आए, तो कौन आया, मॉइस्चर आया, आर्द्रता आई। तो बिना आर्द्रता के मौसम। अब तुम जब बादलों के प्रकार बताते हो, जैसे यहाँ मैंने बताया क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस, कपासी और कपासी वर्षक मेघ बनते हैं। तो कपासी और कपासी वर्षक मेघ अगर तुम बता रहे हो, तुम्हें इसकी विशेषता भी याद रखनी है जो हमने डिस्कस किया है क्लास में। और जब हम इसकी विशेषता पर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मूसलाधार वर्षा करने वाले मेघ होते हैं, है ना। त्वरित वर्षा, बहुत तेजी से कॉन्सेंट्रेटेड वे में संकेंद्रित होकर त्वरित झंझा के साथ, थंडर और लाइटनिंग के साथ मूसलाधार वर्षा करते हैं, है ना। और इतनी ज़्यादा वर्षा हम संवहनीय रेनफॉल में ही, यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा में ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आर्द्रता भी भरपूर मात्रा में ऊपर उठता है और बादलों का निर्माण होता है, मेघों का निर्माण होता है। आर्द्रता के लिए जगह है, पूरा का पूरा ओशियन है, पूरा महासागर है यहाँ पे, आर्द्रता की कोई कमी नहीं है। तभी यहाँ पे इस तरह के मेघ बनते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो मेघ होता है, नॉर्मल क्लाउड होता है, अभी जैसे मानसून चल रहा है, इस क्लाउड से या इस प्रकार के मेघों से कभी भी ध्यान रखना, हमें पता चलता है कि इस प्रकार के मेघों से जो नॉर्मली बारिश होती है, नॉर्मली जो बारिश होती है उसमें ज़्यादा बारिश नहीं होती, बट मानसून में क्या तुम देख पा रहे हो, ज़्यादा बारिश होती है। मानसून में ज़्यादा बारिश होने की वजह ही है कि गर्मी का सीजन होता है, समर होता है, और इस गर्मी में आर्द्रता का वाष्पीकरण, मतलब आर्द्रता वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंचती है, महासागरों में। और उन महासागरों से जब वो हवाएं भारत की तरफ आती हैं, तो उनको हम मानसूनी पौने कहते हैं, और फिर भारत में वर्षा होती है। इसका मतलब जो भारत में वर्षा हो रही है ना, ये जो क्लाउड तुम्हें दिख रहे हैं, ये भारत में नहीं बन रहे, ये बन चुके थे कहाँ पे, ओशन में ही, है ना। ये इधर ओशन में ही बन चुके थे। और इन मेघों को लाने वाला कौन है, व्यापारिक कौन है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में इन मेघों को भारत में लाके
फिर बारिश करवाता है, जिसको हम मानसून कहते हैं। तो मानसून में इस तरह की वर्षा संवहनीय वर्षा नहीं होती है। हमारे देश में जो वर्षा होती है वो ज़्यादातर ऊरोग्राफिक होती है, पर्वतकृत। ये भारत विभिन्नताओं का देश है, तुम्हें पता ही है। यहाँ के उच्चावच यानी रिलीफ में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, और इसलिए यहाँ ज़्यादातर तुमने देखा होगा पठार, पहाड़ी, पर्वत मौजूद होते हैं, है ना। और पर्वत, पठार और पहाड़ी की वजह से 80% जो वर्षा होती है भारत में लगभग, वो पर्वतकृत वर्षा होती है, जो हम इसके बाद देखने वाले हैं ना, कन्वेक्शनल रेनफॉल के बाद। तो ऐसी वर्षा महासागरों के ऊपर होती है। और जो विशेषताएं कल मैंने बताई थी वो तुम्हें याद रखना है इसमें। मेघ जो निर्मित होते हैं, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस, कपासी और कपासी वर्षक, ऐसे मेघ बहुत आसानी से नहीं बनते। इनके बनने के लिए तीव्र शर्तें चाहिए या तीव्र स्थितियां चाहिए। गर्मी भी चाहिए तो बहुत तीव्र होनी चाहिए, वाष्पीकरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए, संवहनीय धाराएं भी बहुत तीव्रता से ऊपर उठनी चाहिए, और जितनी तेजी से ऊपर उठेंगी, है ना, और मॉइस्चर, आर्द्रता भी बहुत तीव्रता के साथ ऊपर उठना चाहिए। जितनी तेजी से उठती हैं उतनी जल्दी मेघों का निर्माण होता है, संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, मेघ बनते हैं। तो कपासी और कपासी वर्षक मेघ बनने के लिए सबसे आवश्यक शर्त जो है, सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, वो क्या है भाई? ये संवहनीय धाराओं का यानी गर्म हवाओं का तेजी से ऊपर उठना। अगर ये तेजी से नहीं उठेंगी तो कपासी और कपासी वर्षक मेघ नहीं बनेगी। कोई और मेघ बनेगा, नॉर्मल जो बारिश होती है वो मेघ बन सकता है, लेकिन इसके बनने के लिए सारी चीजें बहुत इंटेंस होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। ध्यान रहेगा अब ये। तो इंटेंसिटी के साथ ये बारिश करता है, इस तरह का रेनफॉल। और कन्वेक्शनल रेनफॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि बारिश में सपोर्ट कौन कर रहा है? कन्वेक्टिविटी, यानी ये संवहनीय धाराएं जो ऊपर उठ रही हैं, यही तो सपोर्ट कर रहा है। अगर संवहनीय धाराएं आर्द्रता को लेकर नहीं ऊपर उठेंगी, 1 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाएंगी, तो संघनन नहीं होगा। संघनन नहीं होगा तो मेघ नहीं बनेंगे, मेघ नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर अब? तो ये है कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसमें हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। कहाँ होता है, कैसे होता है, ये तुम समझ चुके हो। कल भी हमने इस पर बातचीत की थी, क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा था इसलिए मैंने फिर से इसको डिस्कस कर दिया, एक बार रिपीट कर दिया। दूसरे नंबर पर जो वर्षा होती है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि संवहनीय वर्षा हमारे देश में होती है, नहीं होती है? संवहनीय वर्षा हमारे देश में होती नहीं होती है? बताओ, अगर ये पूछा जाए। हम्म, हमारे देश में होती नहीं होती है? हमारे देश में संवहनीय वर्षा होगी नहीं होगी भाई? हाँ या ना तो होगी बोलो। सर। आयुषी, ठीक है, बताओ कैसे होगी भाई, क्यों होगी? सर एक तो वेस्टर्न घाट्स के इंडिया के दोनों तरफ ओशंस भी तो हैं। अमित आर्यन कौन है? आप बताओ, वेस्टर्न घाट्स में होगी? देखो, नहीं मतलब इंडिया के दोनों तरफ ओशंस भी है और टेम्परेचर भी स्टेबल रहता है इंडिया का वेदर सीजन के अकॉर्डिंग। देखो इक्वेटर के पास जो भी देश हैं या जो भी कंट्रीज हैं भूमध्य रेखा के पास, यानी 0 डिग्री के पास, और 0 से 30 डिग्री के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो भी देश होंगे, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है तो वर्षा भी होगी। और इसी क्षेत्र में गर्म पवनें कौन सी चलती हैं? ट्रेड विंड्स, है ना। ट्रेड विंड्स इसी एरिया में चलती हैं। तो यहाँ पर देखो, अब ये पौने आर्द्रता लेकर आती हैं। व्यापारिक पौने ही तो बारिश करती हैं हमारे यहाँ, मानसून वगैरह जो भी बारिश हो रही है, और इसी क्षेत्र में होगी। अब मान लो मानसून तो कुछ ही देशों में ज़्यादा प्रभावी होता है, बाकी हर देश में इतना प्रभावी नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में गर्मी में वर्षा तो होगी होगी, है ना। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी, और हमारे देश में भी वर्षा होती है, मानसून के टाइम होती है या जब भी होती है। तो तुम देखना दोपहर के बाद ज़्यादातर, अगर 2 से 4 के बीच में, है ना, इस तरह के मेघों का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि 2 से 4 में गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि
भाई इसके बाद अगर संवहनीय धाराओं का निर्माण हो रहा है थोड़ा बहुत भी हमारे देश में, लेकिन उसको आर्द्रता भी आसपास से मिलनी चाहिए, आसपास कोई नदी हो तालाब हो, वहां से आर्द्रता मिल गई तो ये संवहनीय धाराएं वही प्रक्रिया करेंगी और संवहनीय वर्षा करेंगी। लेकिन ये कब करती हैं? ये 4 बजे के आसपास इस तरह की बारिश होती है, 4 o'clock रेनफॉल इसलिए इसको कहते हैं। 4 o'clock रेनफॉल क्या उष्ण अच्छा, कटिबंधीय क्षेत्रों में? हाँ, वो ना अमित नाम से एक वो आएगा अभी रिक्वेस्ट, उसको एक्सेप्ट कर लेना। मैंने कर लिया अमित। अमित आ मैं गया। वही सोच रहा था अमित कौन है। अच्छा, तुम्हारी तरफ से? हाँ, वो हाँ हाँ वो लॉक बता रहा था तो लॉक। नहीं नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से उसने एंट्री करी थी, देखो। बोल दो कि लॉक एंट्री, बता रहा था अभी। ओके ओके बोल दे रहा हूँ। बोल दो कि मैंने एक्सेप्ट तो किया था अभी। अभी वो घबरा गया होगा, मैंने पूछा अभी कि अमित कौन है ऐसे, तो उसको बोल दो कि आ जाए, कोई इशू नहीं। तो रेनफॉल टाइप्स, वर्षा के जो प्रकार हैं, इसमें हमने पहले प्रकार की जो वर्षा देख रहे हैं की बात कर रहे थे। तो हमारे देश में भी ये 4 o'clock रेनफॉल या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी 4 o'clock रेनफॉल के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, 4 बजे की वर्षा कहते हैं इसको, या 4 o'clock रेनफॉल कहते हैं। तो ये 4 बजे की वर्षा यहाँ पर हो रही है, इसका मतलब संवहनीय वर्षा होती है। हमारे देश में भी संवहनीय वर्षा होती है, बिल्कुल ठीक है, हमारे देश में भी संवहनीय वर्षा हो रही है ना। तो ये जो वर्षा है, मान लो संवहनीय वर्षा है, कहाँ पर होती है? जनरली भूमध्य रेखीय भागों में, इक्वेटर में। नॉर्मली इक्वेटर पे होता है, यानी पूरे साल संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल पूरे साल कहाँ पर होता है? ये इक्वेटर पर होता है। ओके, लेकिन तुम्हें पता है, मैंने बताया था आईटीसीजेड में शिफ्टिंग होती है, और आईटीसीजेड की जो शिफ्टिंग होती है वो 10 डिग्री नॉर्थ और 5 to 7 डिग्री साउथ में होती है। तो बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, और आईटीसीजेड की शिफ्टिंग कब होती है? समर में, ग्रीष्म ऋतु में, जून के टाइम पे, है ना। सुना है ना एनसीईआरटी में 21 जून को डायरेक्टली कर्क रेखा पर, टॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य की किरणें आती हैं। आईटीसीजेड की शिफ्टिंग होती है 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री उत्तर और 5 से 7 डिग्री साउथ। ठीक है, अब ये जो शिफ्टिंग होगी आईटीसीजेड क्या है? एक परमानेंट लो प्रेशर जोन है ना, निम्न दाब का क्षेत्र है जो परमानेंटली इक्वेटर के पास होता है, लेकिन इसकी शिफ्टिंग होती है समर्स में। जब ये शिफ्ट ऊपर होगा तो ये बारिश ऊपर भी होगी, कौन सी? कन्वेक्शनल रेनफॉल, 10 डिग्री ऊपर और 5 से 7 डिग्री नीचे। तो 10 डिग्री क्या मतलब, समझ लो 25 से 30 डिग्री तक तो बारिश हो सकती है बहुत आराम से, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो आमतौर पर भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर पर होती है। लेकिन विशेष तौर पर जब, विशेष तौर किसको कहते हैं? आईटीसीजेड जब शिफ्ट होता है विशेष तौर पर समर में, गर्मियों में, जून में हमारी कंट्री में, और दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे केस में कभी भी देखोगे तो यहाँ पर भी बारिश होगी, सिर्फ 0 डिग्री पे नहीं, 30 डिग्री पर भी बारिश होगी। कब होगी? समर्स में। अब तुम ये लिखोगे कि नॉर्मली ये वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर बारिश होती है, बट ड्यूरिंग समर्स, ड्यूरिंग समर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, है ना, ग्रीष्म ऋतु में अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के विस्थापित होने के कारण यानी शिफ्टिंग होने के कारण ये जो रेनफॉल है ट्रॉपिक्स पर भी होती है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी होती है। ठीक है, लेकिन ये विशेष कंडीशन में होती है, यहाँ पे नॉर्मली कहाँ होती है? इक्वेटर पर। ओके, अब चलते हैं दूसरे प्रकार की वर्षा है। ये तो पहला तुम समझ गए, संवहनीय वर्षा। इसको लिखने की भी कोशिश करना अगर समय हो तो, अदरवाइज तुम्हें मैंने जो कल बता दिया था उतना भी लिख के, अगर अपनी लैंग्वेज, देखो एग्जाम क्या है, यूपीएससी का एग्जाम, इससे बढ़िया एग्जाम कोई एग्जाम है ही नहीं कंट्री में, मुझे जहां तक लगता है। क्योंकि यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारे जो अपने भाव हैं, अपनी तुम्हारी अभिव्यक्ति है, तुम्हारे खुद के एक्सप्रेशन है, अपनी भाषा है, उन सब का प्रयोग करते हुए अपने नॉलेज को वहाँ पे लिख सकते हो, है ना।
एग्जाम में। तो इतना बढ़िया एग्जाम तो कोई हो ही नहीं सकता। डे बाय डे और भी ज़्यादा क्रिएटिव होता जा रहा है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतकृत वर्षा। अब इस तरह की जो वर्षा है ये भी हमारे कंट्री में पर्वतकृत वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा यही होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया हमारे देश में क्या है भाई, बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, पठार है, पर्वत है ना। और उत्तर में पूरा पूरा हिमालय, इधर पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है ना, अरावली है, विंध्या है, सतपुड़ा है, सब कुछ है, दक्कन का पठार है, पूरा पठार है, नॉर्थ ईस्ट हिल्स है, कमी नहीं है। सिर्फ गंगा के मैदानी क्षेत्रों को छोड़ दो, हर जगह तुम्हें ऊंची नीची जगह मिलेगी। और इस कारण हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, अगर तुमसे कोई पूछे तो बताओगे पूरोग्राफिक रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है। और कन्वेक्शनल रेनफॉल लगभग 18 से 20% होगा, बाकी 80% लगभग ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। अब देखो इसको पर्वतकृत वर्षा या स्थलाकृत वर्षा भी कहते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, यूपीएससी क्या करती है आजकल, क्योंकि वर्ड्स तो कई साल से वही पूछ रही यूपीएससी तुमसे, है ना। अब उसने क्या किया है कि कुछ वर्ड्स को चेंज करके क्वेश्चन पूछना शुरू किया ताकि तुम कंफ्यूज हो रहा, अरे ये तो नया वर्ड है। जैसे मैंने यहाँ लिखा स्थलाकृतिक वर्षा, तो स्थलाकृतिक वर्षा या पर्वतकृत वर्षा का मतलब ये है कि स्थलाकृतियों की वजह से होने वाली वर्षा। स्थलाकृतियों में क्या क्या आ सकता है, पर्वत भी आ सकता है ना, पहाड़ी भी आ सकती है, पठार भी आ सकता है, मैदान भी आ सकता है, घाटी भी आ सकती है। ये सब स्थलाकृतियां हैं और इन सब की वजह से जो वर्षा होती है उसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतकृत वर्षा या फिर स्थलाकृतिक वर्षा कहते हैं। चूंकि ऊंचाई सबसे ज्यादा किसकी होती है, माउंटेन की होती है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर बारिश में कोई करता है तो माउंटेन करता है, इसलिए इसको हम ओरोग्राफिक, ओरो मतलब माउंटेन्स होता है, पहले चैप्टर में तुमने पढ़ा था जियोमॉर्फ वाले सेक्शन में। ओरो मतलब माउंटेन्स होता है और यहाँ पे पर्वतकृत वर्षा भी होती है इस तरह से, ठीक है। अब देखो, तो ये हमारे देश में हो रही है। होता क्या है इसमें, देखो इसमें भी कुल मिला के संघनन तो होना ही है। संघनन के बिना बादल बनेगा नहीं, मेघ बनेंगे नहीं। तो संघनन के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और दूसरा आर्द्रता, है ना। टेम्परेचर क्या, पहले नीचे ज्यादा और ऊपर कम। नीचे ज्यादा होगा तभी तो हवाएं गर्म होंगी, और गर्म हवाएं, वार्म विंड्स क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती हैं, है ना। तो नीचे गर्मी और आर्द्रता दोनों होनी चाहिए, तभी ऊपर जाके बादल बनेंगे और फिर वर्षा नीचे होगी। तो जो महासागर होते हैं, महासागर के पास मतलब इस तरह की वर्षा जनरली कैसी होती है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ से जो पवने हैं, गर्म पवने महासागरों के ऊपर से यात्रा करती हुई पहाड़ों या पर्वतों के सहारे ऊपर उठती हैं। जब ये महासागरों के ऊपर से आ रही थी तो भारी मात्रा में क्या लेकर आ रही थी, आर्द्रता। और आर्द्रता लेकर आ रही है तो यहाँ पर अब ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई तो संघनन हुआ, संघनन हुआ तो क्या बना, क्लाउड्स। और इस क्लाउड्स बन गए, फिर से वही कपासी और कपासी वर्षक मेघ बनेंगे। अब सारी स्थितियां वही होंगी। अब तुम्हें जब भी वर्षा की बात हो तो तुम्हें एक ही मैकेनिज्म याद रखना है जिसको हम वर्षण की प्रक्रिया कहते हैं। वर्षण की प्रक्रिया तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, है ना, कि भाई ये प्रक्रिया होती है। तो सब जहां भी बारिश होगी तो उसमें प्रक्रिया वही होगी, सपोर्ट सिस्टम चेंज होता है, ध्यान रखना। सपोर्ट सिस्टम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो बारिश हो रही है तुम खुद देख रहे हो, यहाँ सपोर्ट सिस्टम कौन है, यहाँ सपोर्ट सिस्टम ये पर्वतराज है ना, ये माउंटेन है। इसके पहले वाले में सपोर्ट सिस्टम कौन था, तुम देख सकते हो यहाँ पर संवहनीयता थी, यानी गर्म हवाएं खुद हल्की होके ऊपर उठ रही थी। तो यहाँ सपोर्ट सिस्टम तुम्हें दिख रहा है, गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं और इसको हम संवहनीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है। दूसरा यहाँ देखो, पर्वतकृत वर्षा, यहाँ सपोर्ट सिस्टम कौन है, यहाँ ये माउंटेन है, पर्वत है, तो जो भी सपोर्ट सिस्टम है उसी के नाम से
वर्षा का भी नाम यानी रेनफॉल का भी नाम रख दिया गया है, लेकिन मैकेनिज्म वही है, प्रक्रिया वही होगी जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, वर्षण की प्रक्रिया। प्रक्रिया में क्या होता है, गर्म हवा ऊपर उठती है, रुद्धोष्म शीतलन होता है, फिर संतृप्त वायु राशि में जलवाष्प दबाव आता है और फिर वो मेघ बन जाता है, और मेघ बनने के बाद फिर वो बारिश करती है। तो यहाँ भी बारिश होगी, इस मेघ से भी बारिश होगी। तो वर्षण की प्रक्रिया जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, वही प्रक्रिया हर जगह फॉलो होगी, उसी का अनुसरण किया जाएगा, लेकिन सपोर्ट सिस्टम अलग हो जा रहा है। यहाँ पर्वत हो गया, पर्वतकृत वर्षा, और भारत में चूंकि सपोर्ट सिस्टम ज्यादातर पर्वत है, तो भारत में सबसे ज्यादा पर्वतकृत वर्षा ही होती है। अगर एक बार क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, सबसे ज्यादा वर्षा किस तरह की वर्षा भारत में होती है, तो तुम बताओगे पर्वतकृत वर्षा होती है। अब जो इस तरफ है, ये देखो, कोई भी पर्वत हो, अगर उसका जो एक सिरा यानी एक साइड जो है, वहां पर अगर डायरेक्ट या तो सूर्य की किरणें आ रही हैं, या फिर डायरेक्ट वहां पे सीधे हवाएं वहां तक पहुंच रही हैं, जिस दिशा में, पर्वतों के जिस भी दिशा में, है ना, सूर्य की किरणें या तो डायरेक्ट पहुंच रही हैं। अब देखो, यहाँ सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पहुंच रही, यहाँ तो पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि यहाँ पे आगे निकल जाएगी। ऐसा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली हवाएं भी यहाँ आ रही है, तो इसको हम कहते हैं पवना भिमुखी ढाल। पवना भिमुखी ढाल को इंग्लिश में कहते हैं विंडवर्ड साइड। विंड की तरफ है, पवन की तरफ है, तो विंडवर्ड साइड। अब जो भी बारिश हो रही है, तुम देख पा रहे होगे विंडवर्ड साइड में हो रही है, पवना भूमि ढाल। अब तुम पूरे विश्व में, तुम एक जगह सिर्फ भारत मत सोचो। आज के परिप्रेक्ष्य में यूपीएससी भी बहुत बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। पता है क्या होता है, इसी फेनोमेना को वो अप्लाई कर देगा कहीं भी, जरूरी नहीं है कि, वैसे तो ये एग्जाम्पल लिया जाता है, तुम्हें पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रॉकीज और एंडीज पर्वत और हमारे भारत का पश्चिमी घाट मुख्य रूप से इस तरह की वर्षा के लिए जाने जाते हैं, मुख्य रूप से। लेकिन यहाँ तो तुमने स्थलाकृतिक वर्षा भी देखी है, यानी और भी स्थलाकृतियां इस तरह की वर्षा करती हैं, है ना। तो सिर्फ भारत में पश्चिमी घाट में ही नहीं, हिमालय में भी और दक्कन के पठार के आसपास भी इस तरह की बारिश होती है, और विश्व के और भी कई जगहों पर इस तरह की वर्षा देखी जा सकती है। तो विश्व में कोई भी जगह होगी, तो ध्यान रखना, अगर विंडवर्ड साइड में वर्षा हो रही है, तो विंडवर्ड साइड जरूरी नहीं कि, यहाँ तो मैंने समंदर दिखाया है, महासागर दिखा है, जरूरी नहीं, यहाँ पे हो सकता है प्लेन हो, मैदानी भाग हो, घाटी हो। जो विंडवर्ड साइड होगा, वहाँ अगर बारिश होगी, हवा होगी, तापमान होगा, तो प्रोस्पेरिटी भी तो वही होगी। यानी कि इस जगह पर तुम क्या देखोगे, ग्रोथ देखोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे, प्रोस्पेरिटी देखोगे, समृद्धि देखोगे। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, है ना, इस जगह में तुम्हें दिखाई देगी। कौन से, विंडवर्ड साइड में, यानी पवनाभिमुखी ढाल में समृद्ध जगह होगी, प्रोस्पेरस होगा, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, खेती, है ना, लोगों का रहन सहन, ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य, सब कुछ यहाँ तुम्हें अच्छा दिखाई देगा। और इसके ठीक पीछे वाले भाग पे, है ना, सूखे का सामना करना पड़ सकता है। तो विश्व में कहीं भी ऐसी कलाकृति है जहाँ विंडवर्ड साइड है, तो वहाँ हरियाली होगी, है ना, वहाँ नमी होगी, वहाँ पानी होगा। लेकिन ठीक उसके पीछे वाले साइड में चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, क्योंकि अब जो ये हवा यहाँ पे थी, जिसने बादल बनाया, अब ठंडी हो गई, नीचे तो गर्म थी, फिर ऊपर चढ़ के ठंडी हो गई। ऊंचाई पे बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, ये तुम जानते हो सब लोग। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, तो ऊंचाई पे हवा ठंडी होती है, तभी तो संघनन होता है। और उसके बाद ये ठंडी हवा क्या होती है, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है। नीचे की तरफ जब ये हवा गिरती है इस तरफ, तो इस ढाल को क्या कहेंगे, पवना विमुखी। ठीक है, दैट इज लीवर्ड साइड। अब वर्ल्ड का जो लीवर्ड साइड है, कोई भी लीवर्ड साइड वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, तिब्बत के पठार में चले जाओ, महाराष्ट्र के पीछे नासिक वगैरह में चले जाओ, पुणे में चले जाओ, वर्ल्ड के किसी पार्ट में भी लीवर्ड साइड में जाओगे, तो वहां पर डेजर्ट, मरुस्थल, सूखे की स्थिति, क्योंकि वर्षा बहुत कम होगी। सारी आर्द्रता तो इधर ही गिर गई है, तो इधर हल्की फुल्की आर्द्रता आ गई है, और उससे कम बारिश हो रही है। इतनी कम बारिश हो रही है कि यहाँ खेती वेती करना
मुश्किल हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम होगी। जैसे हमारे भारत में पश्चिमी घाट के इस तरफ वाले इलाके में सूखा पड़ता है। सूखा पड़ता है तो भाई यहाँ पे किसान मरते हैं, आज भी किसान मरते हैं, पहले से थोड़ा कम है बट मरते आज भी, है ना। तो दिक्कत ये है कि भाई इस वाले एरिया में, भारत के इस वाले एरिया में जहाँ लीवर्ड साइड है, वो ड्राई एरिया होगा। ये क्या होगा? आर्द्र। विश्व का कोई भी एरिया ये आर्द्र होगा, यहाँ पे वेट एरिया होगा। और इधर क्या होगा? ड्राई या सेमी ड्राई। पुणे वगैरह चले जाओ, नासिक वगैरह चले जाओ तो वहाँ इतनी बारिश नहीं होगी, हल्की फुल्की बारिश होती है, सेमी ड्राई। अर्ध शुष्क क्षेत्र है ना, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। और यहाँ अर्ध शुष्क का मतलब ये हो गया, अब जो भी स्थितियां होंगी अब तुम्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, ये नहीं रटना नहीं है सब, पहाड़ के पीछे ये, पहाड़ के आगे ये, ऐसा नहीं। तुम्हें बाकी चीजों से भी इसको कनेक्ट करना है। और इतनी चीजें हैं, कल हम करंट अफेयर वाली क्लास में देखेंगे कि इतनी सारी चीजें होती हैं दुनिया में कि भाई हम इसको अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो कर लो और यूपीएससी में अपनी सीट सिक्योर कर लो। वहां रटने वाली कोई हालत नहीं होगी, वहाँ इन चीज़ों में कनेक्शन, यानी कि तुम अब जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, पश्चिमी घाट पढ़ रहे हो, वहाँ पर तुम पश्चिमी घाट में जो जैव विविधता है वो भी पढ़ रहे हो, तो वो भी पश्चिमी घाट के इधर जो ड्रॉट होता है, सूखे की स्थिति आती है, किसानों की मौत होती है, वो भी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब कनेक्ट करने की क्षमता तुम्हारे अंदर आएगी तो तुम यूपीएससी के मास्टर हो जाओगे। यूपीएससी लिखना तुम्हारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाता है। ये तब रह जाता है जब चीज़ों को रटना पड़ता है, रटाया जाता है। तो आमतौर पर नॉर्मल क्लासेस में यही होता है कि तुम इन चीज़ों को रट लो। रटने वाली चीज़ें कभी भी तुम्हें सक्सेस नहीं दे सकती, क्योंकि आजकल के क्वेश्चंस यूपीएससी के तुम देख लो, पूरी तरह से रचनात्मक है, पूरी तरह से क्रिएटिव है, पूरी तरह से इनोवेटिव है ना। नवाचार है, रचनात्मकता है, सब कुछ अलग है। अपनी भाषा तुम्हारी होनी चाहिए, लैंग्वेज तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। कोई बुक किताब नोट्स कुछ काम नहीं आता, तुम्हारी अपनी लैंग्वेज। हाँ, नॉलेज तुम्हें गेन करना है। अब तुम्हारे पास अगर नॉलेज सही रूप में है और उस नॉलेज को प्रेजेंट करने का सही से तरीका पता है, उसको प्रस्तुत करने का, है ना, अपनी रचनात्मकता के साथ, इनोवेशन के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपने एक्सप्रेशन यानी अपनी अभिव्यक्ति के साथ, सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के साथ, जो क्वेश्चन में डिमांड है उसको पूरा करने के साथ, इतना कुछ अगर तुम कर लेते हो एक साथ सिर्फ 8 से 9 मिनट में, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में तुम जाओगे वो डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा होगा। मतलब तुम्हारे सिलेक्शन के बाद तुम्हें एक डिस्ट्रिक्ट तो मिलेगा ही, जिसमें भी जाओगे वो तुम्हारा नहीं होगा, कोई एक ही होगा। लेकिन ये क्षमता तुम्हें अपने अंदर पहले डेवलप करनी पड़ेगी। और क्या होता है, लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, यानी स्टडी करने से काम नहीं चलेगा। अपने नॉलेज को प्रेजेंट करना, उसको अभिव्यक्ति देना, उसको एक्सप्रेस करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि तुम पढ़ाई के साथ साथ सीखते रहते हो या सीखना तुम्हें चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें। इसलिए सिर्फ पढ़ने वाले क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, तो हम बात कर रहे थे किसकी, पर्वतकृत वर्षा की, ओरोग्राफिक रेनफॉल की, या स्थलाकृतिक, है ना। रेनफॉल अगर स्थलाकृतिक कहेंगे तो इसको इंग्लिश में फिजियोग्राफिक भी कह सकते हैं, फिजियोग्राफिक, है ना। कुछ भी ऐसा वर्ड आए तो तुम पहचान लोगे, अच्छा ये बात तो वही कर रहा है जो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ना। अब चाहे इसको दूसरे शब्दों में पूछ रहा है यूपीएससी, वाक्य चेंज कर दे रहा है, सेंटेंस चेंज कर दे रहा है, तो नॉलेज तो कहीं नहीं जाएगी, नॉलेज तो वही है। अब इस नॉलेज को तुम्हें प्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करते हुए अपनी भाषा में, तो वो करो, वो तो तुम आंसर राइटिंग में सीखते ही हो। अब जैसे कल से करंट अफेयर का वीक में 1 या 2 बार तो चलेगा ही, देन हम लोग आंसर राइटिंग भी अगले वीक से शुरू कर देंगे, ठीक है। और देखो सारी चीज़ों को ट्रैक पर ले आएंगे तो फिर क्या होगा, सिलेक्शन लेने में आसानी होती है। अब बात करते हैं हम जैव, अब हाँ क्या कि जैव विविधता में नहीं, ये पर्वतकृत वर्षा। तो पर्वत के जिस भाग से हवाएं टकराती हैं, है ना, उसको हम पवनाभिमुखी ढाल, विंडवर्ड साइड कहते हैं। और यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होती है वर्षण की, और पवनाभिमुखी ढाल में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अब ये मत सोचो कि सिर्फ इस पर्वत के स्लोप पर यानी ढाल पर ही वर्षा हो रही है, इधर कोई भी क्षेत्र होता है, घाटी वाला क्षेत्र होता है या मैदानी होता है, यहाँ भी वर्षा होगी,
ऐसा नहीं कि डायग्राम बनाया हुआ है जैसे कि तुम्हें दिख रहा है अरे ये तो सर पर्वत पे ही वर्षा होगी, ऐसा नहीं है, इधर कहीं भी वर्षा हो सकती है। हाँ, तो अच्छा, दूसरी तरफ जब ये हवाएं दूसरी ढाल पे पहुंचती हैं तो वहां तक ये शुष्क हो जाती है क्योंकि सारी आर्द्रता यहाँ गिर चुकी है। दूसरी तरफ आर्द्रता क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए ये हवाएं शुष्क होती हैं, ठंडी होती हैं और नीचे बैठती हैं, ठंडी होके भारी होके। कम बारिश होने की वजह से इस ढाल को वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं, है ना, इस बात को भी ध्यान रखना। इसको यहाँ मैं हटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। और वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं, इसको हम रेन शैडो जोन भी कहते हैं इंग्लिश में, रेन शैडो जोन। तो रेन शैडो जोन, लीवर्ड साइड, पौना विमुखी ढाल, ये सब एक ही है ना। रेन शैडो जोन में वातावरण क्या रहेगा, ड्राई, बताया था ना अभी, शुष्क रहेगा इधर, और इधर क्या रहेगा, वेट यानी आर्द्र। ठीक है। अब तुम्हें एक मैंने टर्म दिया था कुछ दिन पहले, जिसमें इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की बात हुई थी, यानी तापमान के व्युत्क्रमण की। क्या होता है तापमान का व्युत्क्रमण, फटाफट बता दो मुझे कोई भी। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर? हाँ, बोलो इंक्रीज बोलो इंस्टेड ऑफ डिक्रीज। बोलो बोलो। टेम्परेचर इंक्रीज होता है सर, बजाय मतलब तापमान घटने के। घटने के बजाय अगर तापमान बढ़ने लगा तो उसको हम क्या कहते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अब देखो, तुमसे पूछ सकता है, एक बार ही पूछा भी पूछ सकता है कि एक बार एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन कि तापमान का व्युत्क्रमण किसको कहते हैं। तुम अगर पास्ट पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा, तापमान का व्युत्क्रमण किसको कहते हैं, और इसके प्रकार भी बताओ, यानी इसके उदाहरण बताओ, कहाँ कहाँ तुमने व्युत्क्रमण देखे हैं, है ना। ये वो जगह बताओ और उसकी चर्चा करो। एक व्युत्क्रमण तुम्हें यहाँ दिखने वाला है, ये देखो, ये जो हवाएं नीचे गिरती है, इसको मैं दूसरे डायग्राम में बना रहा हूँ, यहाँ बहुत हौच पौच हो गया है। ये देखो, अब हवा इधर से आई, ये वेट थी, ये ड्राई, ये शुष्क नीचे गिरने लगी। नीचे गिरती है तो ये ध्यान रखना, नीचे का 0 से 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, कम से कम 500 ही मान लो, 0 से 500 मीटर, बिल्कुल नीचे का जो एरिया होता है, वहाँ वायुमंडल का घनत्व मैक्सिमम होता है, वहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है ना। डेंसिटी मैक्सिमम, घनत्व सबसे ज़्यादा, दबाव सबसे ज़्यादा, और ये जो हवा ऊपर से गिर रही थी, है ना, ये गिर के इससे नीचे नहीं आ पाती। रीज़न, क्योंकि घनत्व ज़्यादा है तो वो क्या करता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है, विरोध पैदा करता है, और इसलिए हवा यहीं पे लटकी रहती है ऊपर ही। लेकिन हवाएं तो लगातार इधर से आगे गिर रही हैं, तो यहाँ पर गिरते गिरते, यहाँ परत दर परत यहाँ बैठती जाती हैं हवाएं, और इन हवाओं में संपीड़न हो जाता है। इन गिरने वाली हवाओं में क्या हो जाता है, कॉम्प्रेशन, यानी संपीड़न। अब मुझे कौन बताएगा कि संपीड़न की वजह से अगर हवा गर्म होती है तो उसको क्या कहते हैं? कुछ दिन पहले ही चर्चा हुई थी, अगर हवाएं संपीड़न यानी कॉम्प्रेशन के कारण गर्म होती हैं, एडियाबेटिक्स। वेरी गुड धर्म, एडियाबेटिक हीटिंग, वेरी गुड, एडियाबेटिक हीटिंग कहते हैं, जिसमें कॉम्प्रेशन यानी संपीड़न की वजह से हवाएं गर्म होती हैं। तो इस जगह पर एडियाबेटिक हीटिंग होगी, कहाँ पर, वृष्टि छाया क्षेत्र में, यानी कि रेन शैडो जोन में, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि संपीड़न और कॉम्प्रेशन की वजह से क्या हुआ, गर्मी बढ़ गई, ऊष्मा बढ़ गई। अब देखो, नीचे से जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं, नीचे वाले जोन में तो तापमान कम हो रहा था, लेकिन इस 500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर कॉम्प्रेशन की वजह से टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अब तापमान ऊपर जाने पर घटने के बजाय क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और इसी को कहते हैं इन्वर्जन। देखो, इस 500 मीटर पे क्या हो गया, तापमान का व्युत्क्रमण हो गया, इन्वर्जन हो गया। क्यों हो गया, तुम पता ही चल गया तुम्हें, यहाँ पर एडियाबेटिक हीटिंग हुई है, यानी रुद्धोष्म ऊष्मन हुआ है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब तुमसे पूछा गया था एक, अब ये सब लाइव एग्जाम्पल है, इसमें रटने की जरूरत तो, रटना तो देखो पड़ता ही है एग्जाम में। एक और बात मैं बताऊं,
ऐसा नहीं कि रटना नहीं है। अगर तुम ये सारी चीजें समझ जाते हो तो इसको रिवाइज तो करोगे। रिवाइज करना ही तो रटना हुआ। रिवाइज करना ही तो रटना हुआ। अब व्युत्क्रमण जो है तापमान का, ये क्या होता है ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। इसका एक उदाहरण या एक प्रकार तुम्हें अभी देखने को मिल गया है ना। यहाँ पर कहाँ पर, पर्वतों के पिछले साइड में, पीछे की साइड में, जिसको हम विंडवर्ड लीवर्ड साइड कहते हैं ना, लीवर्ड साइड या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हें इस प्रक्रिया के साथ याद रखना है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है ये, है ना। इससे ये चीजें जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। अब पर्वतीय वर्षा में क्या अनिवार्य स्थिति हो गई? एसेंशियल कंडीशन क्या हो गया? हवाओं के आगे पर्वत का होना जरूरी है। तभी तो ऊपर उठेंगे, उस पर्वत के सहारे ही तो हवा ऊपर उठेगी, फिर बादल बनाएगी, बारिश होगी, है ना। तो अब पर्वत जो है, अच्छा, पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए। अगर पैरेलल होगा तो हवा तो मान लो यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, ऊपर उठेगी नहीं, है ना, अगर पैरेलल होगा तो। लेकिन सामने आएगा तभी तो टकरा के ऊपर उठेगी, है ना। तो और देखो, महासागरों में सबसे ज्यादा कौन सी बारिश होगी? संवहनीय, ये वाला जो बताया था पहले। और विश्व के महाद्वीपों पर, मतलब कॉन्टिनेंट्स पर अगर बारिश की बात आएगी, महाद्वीपों पर, तो सबसे ज्यादा कौन सी बारिश होगी? ओरोग्राफिक यानी पर्वतकृत, क्योंकि सभी महाद्वीपों पर कहीं ना कहीं से पर्वत वगैरह, पठार वगैरह, इनकी मौजूदगी होती है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पर्वतकृत वर्षा। अब इसमें उदाहरण तुम्हें देखने को क्या मिलते हैं भाई? सबसे मतलब बेस्ट एग्जाम्पल जो सदियों से चला आ रहा है, मतलब पुराने एग्जाम्पल्स हैं। यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत, तो ये लिख लो क्योंकि पारंपरिक उदाहरण है। और उसके बाद साउथ अमेरिका में एंडीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत। भारत में उदाहरण दिया जाता था इंडिया में वेस्टर्न घाट्स का, पश्चिमी घाट का। ये पारंपरिक उदाहरण है, लेकिन आज इनकी वजह से कहीं भी बारिश हो सकती है ना। इंडिया में इसका बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? इंडिया में बेस्ट एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट, है ना। इंडिया में अगर तुम देखते हो तो यहाँ पर इस तरह से इंडिया है, इधर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के इस तरफ तो बारिश हो रही है अच्छी खासी, लेकिन इधर सूखे की स्थिति पड़ती है ना। यही वो इलाका है भारत का जहाँ सूखा महाराष्ट्र वगैरह में, एमपी वगैरह में, महाराष्ट्र में मेनली दिखाई देता है। ठीक है, अब जैसे अगर तुम देखो तो वेस्टर्न घाट के इधर महाबलेश्वर है, तो महाबलेश्वर में पता है वर्षा कम से कम 600 सेंटीमीटर हो जाती है। और इसके इस तरफ पुणे, पुणे में सिर्फ 60 या 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी कम हो रही है? 600 और यहाँ पे 60 हो रही है ना कम, क्योंकि पुणे कौन से एरिया में? वृष्टि छाया क्षेत्र में। लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं है, इधर महाबलेश्वर और इधर पुणे। लेकिन देख लो, इस पर्वत के कारण, पश्चिमी घाट के कारण, है ना। अच्छा, वृष्टि छाया क्षेत्र कई वर्ल्ड में और भी हैं जहाँ पर डेजर्ट बन जाते हैं, मरुस्थल बन जाते हैं। मैंने कहा ना कि भाई इन चीज़ों को तुम पूरे विश्व के नक्शे पर अगर देखते हो, बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि तुम साउथ अमेरिका में एंडीज है ना, तो एंडीज के पीछे पैटागोनिया है ना। इस तरह से साउथ अमेरिका अगर है तो इस तरफ जो एंडीज है, एंडीज के इधर कौन सा मरुस्थल है? पैटागोनिया। वृष्टि छाया क्षेत्र में आया नहीं है। तुम कहोगे सर भारत में मरुस्थल क्यों नहीं है पीछे? यहाँ तो मरुस्थल है वृष्टि छाया क्षेत्र में, यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि भाई मरुस्थल बनने की सभी दशाएं यहाँ पूरी होती है, सारे कंडीशन यहाँ पे पूरे होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन है, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये तो मरुस्थल वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे या समझते थे, या हमने एक बार बात भी की थी कि कैसे मरुस्थल बनते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने शायद डिस्कस किया हुआ है कि अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्यों पाए जाते हैं, है ना। हाँ, इस पे हो चुकी है चर्चा पहले भी। तो डेजर्ट
भी बन सकते हैं वहाँ पे, ड्राई कंडीशन, ड्रॉट आ सकता है, सूखा पड़ सकता है वृष्टि छाया क्षेत्र में, है ना, सूखे की स्थिति भी आ सकती है। तभी तो मैंने बोला था यहाँ फार्मर क्या सुसाइड करते हैं, किसान बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं। अब तुम ये ध्यान रखना, यूपीएससी क्लियर करना है ना, तो जो भी चीज़ें तुम ये समझ रहे हो, इनको तुम रियल वर्ल्ड में अप्लाई करो। रियल वर्ल्ड समझते हो, जो आज की दुनिया है, आज की दुनिया में अप्लाई करना है, खुद को इससे कनेक्ट करना है और इसके बाद आंसर लिखना है। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, बताओ? होगा ना? तो ये सब चीज़ें तुम्हें, अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तभी होगा। हम कहीं ना कहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में मिस करते हैं, तभी दिक्कत आती है। अब यहाँ कौन सा मेघ है पर्वतीय वर्षा के टाइम में? यहाँ भी वही मेघ है, क्यूमुलोनिम्बस प्लस क्यूमुलस, है ना? तो और इधर कौन सा आएगा? इधर स्तरीय स्टेटस क्लाउड्स, इस तरफ वृष्टि छाया क्षेत्र में स्ट्रेटस यानी कि स्तरी मेघ, ये भी लिख लेना। अच्छा, यहाँ क्यूमुलोनिम्बस कम होगा, क्यूमुलस ज्यादा होगा, ध्यान रखना, क्यूमुलस ज्यादा, क्यूमुलोनिम्बस थोड़ा बहुत होगा। इसमें क्या होगा संवहनीय में? इसमें क्यूमुलोनिम्बस ज्यादा होगा और क्यूमुलस कम होगा। याद रखने का यही तरीका है, इस वाले रेनफॉल में लिख लो क्यूमुलोनिम्बस प्लस क्यूमुलस, ताकि ये ज़्यादा है ये कम है। ठीक इसके उल्टा इसमें क्या लिखोगे ग्राफिक में? इधर लिख लो क्यूमुलस प्लस क्यूमुलोनिम्बस, यानी ये ज़्यादा ये कम। समझ गए? चलो, ये बातें थी पर्वत कृत वर्षा से संबंधित। तीसरी एक वर्षा है फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, बस 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं पानी पीकर वापस आ रहा हूँ तुरंत फिर से। बोलते बोलते कंटिन्यू प्यास लगी जाती है, बस 1 मिनट रुको। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल, दैट इज फ्रंटल रेनफॉल। इसको वाताग्रीय वर्षा कहते हैं। यानी कि यहाँ सपोर्ट सिस्टम कौन है? वाताग्र, वाताग्रीय वर्षा। तो यहाँ वर्षा होने के लिए, अच्छा, इसको चक्रवातीय वर्षा भी कहते हैं, लिख सकते हो यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं। क्योंकि ये जो चक्रवात है हमारी कंट्री में नहीं आता, आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सहारे तो आता ही है, लेकिन नॉर्मली नहीं आता। ये टेम्परेट रीजन में, यूरोप, अमेरिका, चाइना, रशिया, इन सब में इस तरह के चक्रवात आते हैं और उसमें ये इस प्रकार की वर्षा होती है। तो इस चक्रवात को फ्रंटल साइक्लोन भी कहते हैं। वाताग्र यहाँ इंपॉर्टेंट है, वाताग्र का बनना इंपॉर्टेंट है, और साइक्लोन बनेगा तो वर्षा भी होगी। साइक्लोन बनता है फ्रंट की वजह से, इसलिए जो वर्षा होती है, बारिश होती है, रेनफॉल होता है, वो भी फ्रंटली कहलाता है। फ्रंट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया, अभी और भी डिस्कस करना है हमें अगले कुछ चैप्टर्स में। जैसे ही रेनफॉल वगैरह खत्म होता है तो फिर हम लोग जेट स्ट्रीम वगैरह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंटल रेनफॉल देखो, ठंडी हवा भारी होती है, ध्रुवों से आती है, नीचे की तरफ बैठती है। ठंडी हवा भारी होती है, ध्रुवों से आती है, नीचे की तरफ बैठती है।
गर्म हवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आती है, ट्रॉपिकल एरिया से आती है। वार्म विंड एंड वार्म वेस्टर्लीज आर ट्राइंग टू मूव अपवर्ड। तो पोल से जो आती है ठंडी हवा, पोल से कोल्ड विंड आती है, और ये कोल्ड विंड हैवी होती है, भारी होके नीचे, एंड वार्म विंड्स आर लाइटर, दैट्स व्हाई दे आर राइजिंग हायर, एंड बोथ आर नॉट मिक्सिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस। इस जगह में दोनों का मिक्सिंग नहीं होता है, क्योंकि दोनों के नेचर में डिफरेंस है। गर्म हवा ठंडी हवा के साथ कभी भी मिलती नहीं है। देखना लाइट कट गई है तो कहीं वेट करना, कट भी सकता है कनेक्शन, लेकिन कोशिश ये है कि ना कटे। लाइट कटते ही पता होता क्या है, जब तक इन्वर्टर से ही कनेक्ट होता है तब तक वाईफाई खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फ्रंटल रेनफॉल में अब ये जो गैप होता है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट, यानी कि वाताग्र। डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है ना? सर ठीक है, अब फ्रंट तो बन रहा है, ये फ्रंट वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में कैसे क्या हुआ, बट फ्रंट यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। फ्रंट बन रहा है क्यों? क्योंकि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, और इस फ्रंट के सहारे गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठ के फिर वही वर्षण की वही प्रक्रिया होगी, रेनफॉल का वही मैकेनिज्म होगा, और क्लाउड्स बनेंगे, मेघ बनेंगे, और बारिश होगी। तो बारिश के लिए हवा का ऊपर उठना बहुत जरूरी है, और तीनों प्रकार के रेनफॉल में हमने देखा है कि सपोर्ट सिस्टम जिसका है उसी से नाम से ये रेनफॉल भी है। इसको कहते हैं हम फ्रंटल रेनफॉल, जो अमूमन 60 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होता है। इन अक्षांशों के मध्य फ्रंटल रेनफॉल होता है। चक्रवातीय वर्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जहाँ दो फ्रंट्स जहाँ पे बनता है, तो पहला इसमें पॉइंट, अच्छा इसमें तुमने कुछ पॉइंट्स यूरोग्राफिक में नहीं लिखे थे, तो यूरोग्राफिक में लिख लो, नोट कर लो, फिर आते हैं फ्रंट पे। यूरोग्राफिक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तुम लिख लो, जिनके सहारे तुम आंसर्स लिख सकते हो, इन पॉइंट्स के सहारे, है ना? तो यहाँ पर वार्म, मॉइस्चर लेडन, आर्द्रता युक्त गर्म पौने, आर्द्रता युक्त उष्ण पौने लिखो हिंदी में, मॉइस्चर लेडन, आर्द्रता युक्त उष्ण पौने, वार्म मॉइस्चर लेडन विंड्स ट्रेवल्स थ्रू ओशन, महासागरों के ऊपर यात्रा करती हैं, ट्रेवल्स थ्रू ओशन। उष्ण आर्द्रता युक्त पौने महासागरों के ऊपर से यात्रा करती हैं, ठीक है? उस महासागरों से ही तो आर्द्रता लेती हैं, ओशन, एंड कोलाइड्स विथ माउंटेन्स अलोंग द शोर, शोर मतलब किनारों पर, तथा किनारों पर पर्वतीय भागों से टकराकर ऊपर उठती हैं, एंड राइजेस अपवर्ड, पर्वतीय भागों से टकराकर ऊपर उठती हैं, लिख लिया हिंदी में। गर्म आर्द्रता युक्त पौने महासागरों के ऊपर से यात्रा करते हुए पर्वतों के सामने टकराकर ऊपर उठती हैं, ठीक है? और ये मतलब अपवर्ड एंड रेनफॉल अकर्स इन विंडवर्ड साइड, तथा पौना भिमुख ढालों पर वर्षा होती है, अकर्स
विंडवर्ड साइड विथ थंडर एंड लाइटनिंग, वर्षा होती है तड़ित झंझा के साथ, थंडर एंड लाइटनिंग, तड़ित झंझा के साथ होती है, भी ध्यान रखना, गर्जन और चमक के साथ होती है। एंड along द अपोजिट साइड, तथा पर्वत के दूसरी तरफ, पर्वत के दूसरी तरफ wind becomes drier and heavier, पर्वत के दूसरी तरफ तक पौने क्या हो जाती हैं, पौने शुष्क होती हैं तथा भारी हो जाती हैं, भारी होकर एंड स्टार्ट सेटलिंग, सेटलिंग का मतलब नीचे बैठने लगती है तथा नीचे बैठने लगती है ना, एंड लेस रेनफॉल, बैठने लगती है तथा कम वर्षा, लेस रेनफॉल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, कम वर्षा के कारण फॉर्मेशन ऑफ रेन शैडो जोन, कम वर्षा के कारण वृष्टि छाया क्षेत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि लिखना क्या है। जब तुमसे अगर पूछा जाए तो, वैसे पूछा नहीं जा रहा है आजकल के एग्जाम में, ये सब नहीं पूछा जा रहा है, फिर भी तुम्हें इतना कम से कम तो दिमाग में ये वर्ड्स तो रहने चाहिए। बाकी अगर कुछ भी इससे रिलेटेड होता है तो इतना डालने के बाद तुम्हें और भी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसी डिमांड है ना। मान लो एक क्वेश्चन हो सकता है कि वर्षण की प्रक्रिया को समझाते हुए पर्वतीय वर्षा पर प्रकाश डालें, तो तुमने प्रकाश तो डाल दिया, इतना ही प्रकाश डालने के लिए बहुत है, लेकिन साथ में तुमको क्या समझाना है, मैकेनिज्म किसका, प्रेसिपिटेशन का, तो 200 वर्ड पूरे हो जाएंगे वैसे ही। ये था हमारा कौन सा, रेनफॉल, ओरोग्राफिक। अब आते हैं जिस पे हम बात कर रहे थे, फ्रंटल यानी वाताग्रीय और चक्रवातीय वर्षा। तो यहाँ पर भी अब तुम देख सकते हो चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल, है ना। तो इसमें क्या होता है, पहले तो इसके भी पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, ये क्यों होता है, ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर मास ठंडी एवं या उष्ण एवं शीत शीत पवनों के किससे होती है, अभिसरण से, उष्ण एवं शीत पवनों के अभिसरण से ये बारिश होती है। ठीक है, ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मास, लिख लो कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एयर मास, फ्रंट डेवलप्स, वाताग्र का विकास होता है, दोनों के मिलने से वाताग्र का विकास होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे वार्म एयर मास, उष्ण वायु राशि राइजेस अबव, उष्ण वायु राशि ऊपर उठती है बाय द सपोर्ट ऑफ फ्रंट, वाताग्र के सहारे उष्ण वायु राशि ऊपर उठती है। ऐसे लिख लो अपनी लैंग्वेज में, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही तुम्हें उसी भाषा का उपयोग करना है। तुम अपनी भाषा लिखोगे ज़्यादा अच्छा है, मैं तो बस तुम्हें गाइड कर दे रहा हूँ ताकि तुम इस तरह से लिखना है, बाकी लैंग्वेज तुम्हारी अपनी होगी तो ज़्यादा अच्छा है।
वार्म एयर मास राइजेस अबव बाय द सपोर्ट ऑफ फ्रंट, है ना, वाताग्र के सहारे गर्म वायु राशि ऊपर उठती है, यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। विच जनरली अकर्स विथ साइक्लोन्स, जो सामान्यतः चक्रवातों के साथ दिखाई देता है, विच जनरली अकर्स विथ साइक्लोन, जो सामान्यतः चक्रवातों के साथ दिखाई देता है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज, अतः इसको चक्रवातीय वर्षा भी कहते हैं, नोन एज साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं। और ये कौन से जोन में फॉर्म होता है, ध्यान रखना, टेम्परेट जोन में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सच कंडीशंस, इस तरह की स्थितियां या यह परिस्थितियां, सच कंडीशन डेवलप्स along the temperate zone, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, टेम्परेट जोन, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस तरह की परिस्थितियां पाई जाती हैं, है ना। तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल है। अच्छा, साइक्लोन इस तरह के विंटर में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, है ना, लिख लो, सच कंडीशन, इस तरह की स्थिति इज मोर स्ट्रॉन्गर इन विंटर्स, का मतलब शीत ऋतु में यह स्थिति शीत ऋतु में सशक्त होती है, सशक्त मतलब मजबूत, सशक्त होती है, अतः, है ना, शीत ऋतु में यह स्थिति शीत ऋतु में सशक्त होने के कारण, या ऐसे लिखो सीधा, यह स्थिति शीत ऋतु में अत्यधिक सशक्त होती है, अतः वर्षा भी वाताग्रीय होती है, ऐसे लिख लो। इसका मतलब समर में ये वर्षा नहीं होगी या कम होगी, शीत ऋतु में ज्यादा होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये सब तो था, समझ लो क्या आई मीन टू से, दिस इज ऑल अबाउट फ्रंटल रेनफॉल। तो ये 3 प्रकार की बारिश हो गई, वर्षा हो गई, और वर्षा के साथ अब वो टाइम चला गया कि जहां ये 3 प्रकार की वर्षा तुमसे पूछी जाएगी, बट जानकारी तुम्हें रखनी, सिलेबस का पार्ट है। मान लो कुछ नई चीजें आ जाती है, सपोज आर्टिफिशियल रेन, है ना, इसको कृत्रिम वर्षा कहते हैं, लेकिन आज के ग्लोबल वार्मिंग के टाइम में, ध्यान रखना, वैश्विक ऊष्मन के समय में नॉर्मल वर्षा इतनी ज्यादा हो रही है कि कृत्रिम वर्षा की जरूरत ही नहीं है ना। सभी जगह बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, कृत्रिम वर्षा की जरूरत क्या है, ये इसकी जरूरत थी आज से 20 साल पहले, है ना, लेकिन अब ये जरूरत महसूस नहीं हो रही है। तो आर्टिफिशियल रेन कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें बताया था कि लास्ट क्लास में कई ऐसे क्लाउड्स होते हैं, कई ऐसे प्रकार के मेघ होते हैं जो तुम्हें दिखते तो हैं ऊपर, लेकिन ये हवा के साथ आगे निकल जाते हैं और बारिश नहीं करते। कौन बताएगा ऐसा क्यों होता है, ये बारिश क्यों नहीं करते और निकल जाते थे हवा के साथ, एनीबॉडी? सर क्योंकि इनमें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कम होते थे। वेरी गुड,
क्योंकि इसमें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियन आर्द्रताग्राही कण कम होते हैं और उसकी वजह से वेपर प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता, जलवाष्प दबाव सफिशिएंट नहीं होता और संघनन भी मजबूत नहीं होगा, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा बूंदे नहीं बनेंगी और बूंदे नहीं बनेंगी तो भारी नहीं होंगी। बूंदे क्या, सबसे पहले अंदर क्या बनता है, क्लाउड ड्रॉप्स बनते हैं, को मेघ सीकर कहते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सबसे पहले क्लाउड ड्रॉप्स बनता है, को मेघ सीकर कहते हैं। ये बड़े बड़े मतलब पानी के ड्रॉप्स होते हैं, को मेघ सीकर कहते हैं। तो मेघ सीकर बनेंगे। और पता है तुम्हें कि भाई इसमें ये जो जल के बूंदे होती है मेघ सीकर, इसका डायमीटर लगभग 5 mm होता है। तो 5 mm भी बहुत ज़्यादा तो हुआ नहीं, लेकिन इतना होता है। और इस 5 mm के मेघ सीकर में, है ना, कह सकते हो कि भाई जल का जो आर्द्र बूंद होता है, मान लो ये आर्द्रता, 1 मिनट रुक जाओ, इसमें इसको ध्यान से समझो। इसमें क्या है, क्लाउड ड्रॉप्स है, ये मेघ सीकर है। मेघ के अंदर क्या होता है, मेघ सीकर। तो जल वाष्प जो होता है, वेपर से जो जल की बूंदें बनती है, वेपर से कंडेंसेशन होता है, यानी वाष्प का संघनन होता है, तो क्या बनती है, जल की बूंदें, है ना। वेपर का कंडेंसेशन होता है, वाटर वेपर का, तो जल की बूंदें यानी पानी की बूंदें, रेन ड्रॉप्स बनता है ना। और इन जल की बूंदों को मेघ सीकर कहते हैं, क्लाउड ड्रॉप्स कहते हैं। यानी जल की बूंदों को क्लाउड ड्रॉप्स या मेघ सीकर कहते हैं। जल की एक जो बूंद होती है, जल की एक बूंद, उसका 5 mm क्या होता है, व्यास। व्यास मतलब डायमीटर 5 mm होता है, ठीक है। और इस जल की एक बूंद के अंदर, ध्यान रखना, 8 लाख, कितना हो गया, कहीं सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख, नहीं 80 लाख, 80 लाख क्लाउड ड्रॉप्स, ठीक है। 80 लाख क्लाउड ड्रॉप्स कहाँ होते हैं, इस जल की बूंदों के अंदर होते हैं। तो वाटर वेपर ही जल की बूंदों के रूप में कन्वर्ट होता है, जिसका डायमीटर 5 mm होता है। और इसके अंदर लगभग 80 लाख क्लाउड ड्रॉप्स होते हैं, छोटे छोटे, जिनको हम क्लाउड ड्रॉप्स कहते हैं। और क्लाउड ड्रॉप्स जब इकट्ठा हो जाएंगे, 80 लाख क्लाउड ड्रॉप्स जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये बनाते हैं क्या, रेन ड्रॉप्स, जल सीकर, ठीक है। तो जो जल सीकर हो रहा है यानी रेन ड्रॉप्स है, मेघ सीकर की तुलना में, क्लाउड ड्रॉप्स की तुलना में 200 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। रेन ड्रॉप्स क्लाउड ड्रॉप से 200 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। इस बादल में क्या है, वाष्प तो है, लेकिन ये वाष्प जल की बूंदों में नहीं बदला है, ठीक है। और ये जल की बूंदें अगर इकट्ठा हो जाती हैं तो ये रेन ड्रॉप्स बन जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और भारी होता है। और इस भारी होने के बाद तो इस क्लाउड को नीचे गिरना ही गिरना है, कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब बारिश जब नहीं हो रही है तो इसके, बादल तो है, मेघ है, बट बारिश नहीं हो रही, इसकी क्या कंडीशन हो सकती है अगर बारिश नहीं हो रही है। सबसे पहला शर्त है वाटर वेपर का, किसमें, लिक्विड में कंडेंस होना। ये अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, तभी तो ये क्लाउड बना है, बट पूरी तरह से नहीं हुआ, पार्शली हुआ, बट कंप्लीटली नहीं हुआ। कंप्लीटली जलवाष्प जल की बूंदों में नहीं बदलते हैं, एक कंडीशन ये। अब मान लो ये जल की बूंदों में बदल भी गए, 5 mm ड्रॉप्स में कन्वर्ट भी हो गए, तो ये 5 mm की जो बूंदें हैं, है ना, ये
जिसके अंदर, ठीक है, क्या होता है, 80 लाख क्लाउड ड्रॉप्स होता है। तो ये क्लाउड ड्रॉप्स इकट्ठा नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। ये क्लाउड ड्रॉप्स इकट्ठा नहीं हुआ, इकट्ठा होगा तो क्या बन जाएगा, रेन ड्रॉप्स, जो कि बहुत बड़े साइज का होगा, और रेन ड्रॉप्स नीचे गिरेगा। तो या तो ये पहले कंडीशन में ही खत्म हो जाएगा, या ये जो जल की बूंद में अगर कन्वर्ट हो भी गया तो जल की बूंद क्या होगी, उसके अंदर जो 80 लाख क्लाउड ड्रॉप्स हैं वो इकट्ठे नहीं हुए, इकट्ठे नहीं होंगे तो रेन ड्रॉप्स नहीं बनेंगे, रेन ड्रॉप्स नहीं बनेंगे तो 200 गुना ज़्यादा बड़े या भारी नहीं होंगे तो ये गिरेंगे नहीं। तो अब तुम ये समझ लो कि सबसे पहला प्रोसेस है वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट होना, और इसके लिए हमको चाहिए क्या, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आर्द्रताग्राही कण चाहिए, आर्द्रताग्राही कण मिल गया तो दबाव सफिशिएंट होगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होंगे तो ये जो 5 mm की जल की बूंदें जिसके अंदर 80 लाख, ठीक है, क्लाउड ड्रॉप्स हैं, ये भी इकट्ठा हो जाएंगे अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई और ज़्यादा होगा तो। इनको इकट्ठा करने में यही तो मदद करता है, कलेक्ट करने में, अनायंस कटायंस जो जोड़ते हैं, बताया था ना। जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके बाद फिर ये रेन ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगा, और रेन ड्रॉप्स इतने भारी होते हैं कि उनको नीचे गिरने से कोई रोक ही नहीं सकता, और जब ये नीचे गिरेंगे रेन ड्रॉप्स, तो ये टूट टूट के छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम फिर रेनफॉल कहते हैं, है ना, वर्षा कहते हैं। ये तो मैंने बताया था पिछली बार, मतलब पिछली क्लासेस में, वर्षा वगैरह कैसे होती है। इसका मतलब आर्टिफिशियल रेन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे पास क्लाउड तो है, लेकिन ये सारी परिस्थितियां नहीं है, ये सारी कंडीशन नहीं है जो हमने अभी बात की। और इन सब कंडीशन को पूरा करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का, यानी कि आर्द्रताग्राही कण का। अगर ये रहेगा तो ये सब कुछ हो जाएगा और बारिश हो जाएगी। इसका मतलब अगर बारिश नहीं हो रही है, क्लाउड है, तो इसकी कमी है। यही इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा होने में, पूरा नहीं होने दे रहा। अगर ये रहता तो पूरा हो जाता, बारिश हो जाती जैसे यहाँ पे हो रही है। तो कृत्रिम वर्षा में यही कराया जाता है कि क्लाउड तो है, इसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं है, तो ये डालो और क्या कराओ, कृत्रिम वर्षा कराओ, आर्द्रताग्राही कण डालो और कृत्रिम वर्षा कराओ। इसको आर्टिफिशियल सीडलिंग भी कहते हैं, क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं, है ना। तो इसमें सभी क्लाउड में सीडिंग नहीं की जाती। क्लाउड सीडलिंग मतलब सभी क्लाउड्स में बीजारोपण नहीं होता। बीजारोपण मतलब बीज डाले जाते हैं, सीडलिंग। तो आर्टिफिशियल रेन को एक दूसरा नाम भी क्या डालते हैं, क्लाउड सीडलिंग। मतलब उस, अब एक हमें स्पेशल टाइप के क्लाउड को चुनना पड़ेगा जिसमें हम उसको बीजारोपण, किसका बीजारोपण, वही हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को बीज की तरह डालेंगे, सीड्स की तरह। एक विशेष प्रकार के बादलों का चयन होता है पहले। अब विशेष प्रकार का क्यों, कोई भी बादल क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि भाई उसी बादल में ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जहां जिस क्लाउड में बारिश होने की चांसेस है ना। ऑलरेडी उसमें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है लेकिन कम है, थोड़ा बहुत हमने अपनी तरफ से डाल दिया तो आर्टिफिशियल हो गया, अपनी तरफ से डाल दिया। यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह लेकर जाते हैं और फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल सीडलिंग क्लाउड में करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई डालते हैं ना। तो इसमें क्या डालते हैं भाई, सिल्वर आयोडाइड, ध्यान रखना, सिल्वर आयोडाइड डालकर आर्टिफिशियल रेन करवाया जाता है ना। तो सबसे पहले ये देखो, एक बात तो ध्यान रखना, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड ढूंढा जाता है। और वो स्पेशल टाइप का क्लाउड कौन होता है, जिसमें चांसेस हैं कि भाई इसमें अगर हम कुछ करेंगे तो बारिश हो जाएगी। ऑलरेडी इसमें सब कुछ है, थोड़ी बहुत कमी है किसकी, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की, पहले से भी है लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए।
तो हमने अपनी तरफ से क्या डाल दिया, सिल्वर आयोडाइड, जो क्या काम करेगा, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करेगा ये। ठीक है, तो पहले क्या होता था, देखो इसके दो तीन चरण होते हैं, दो तीन स्टेजेस होते हैं आर्टिफिशियल रेन के। फर्स्ट स्टेज में जो गर्म हवा है वो सफिशिएंट ऊपर जानी चाहिए, अगर ऊपर नहीं गई तो सैचुरेशन नहीं होगा, संतृप्तावस्था नहीं आएगी, तो गर्म हवा का ऊपर उठना जरूरी है। आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है कि जिस इलाके में बारिश करनी है, जिस इलाके में बारिश की जरूरत है, वहाँ पर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है, और केमिकल का यूज़ करके गर्म हवा को ऊपर की तरफ भेजा जाता है, जिससे वहाँ पर क्लाउड बन सके। एक स्टेज आता है क्लाउड बनाने का, ठीक है, और एक काम होता है बने बनाए क्लाउड में सिल्वर आयोडाइड डालने का। कई सारे स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज में पहले गर्म हवा को ऊपर भेजा गया ताकि वो बादल बना दे, है ना, और इसमें कई सारे कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे देखो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कई सारे कंपाउंड होते हैं। के बाद कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड के फॉर्म में, या फिर अमोनियम नाइट्रेट, है ना, NO3। तो अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है, यूरिया वगैरह भी डालते हैं इसमें, और तो ये सब कंपाउंड डाला जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, ये नमक वगैरह ये सब डाला जाता है। और डालने के बाद ये क्या करते हैं, ये कंपाउंड्स ये एब्जॉर्ब करते हैं, किसको, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द एयर। हवा में जो जल वाष्प है उसको ये सोख लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कंडेंसेशन के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। आर्टिफिशियल रेन में पहले तो बादल बनाना है, बादल बनाने के लिए क्या चाहिए, वाटर वेपर चाहिए, और हवा में है तो उसको उस हवा से निकालना पड़ेगा, है ना, और निकालने में ये सब यूज़ किया जाता है। तो हवा से जलवाष्प को सोख कर उस जलवाष्प को कंडेंस किया जाता है, और कंडेंस करने के बाद क्लाउड्स बनाया जाता है। अब एक बार क्लाउड बन तो गया, लेकिन क्लाउड इतना हैवी नहीं बना, मान लो, तो नहीं गिरेगा, बारिश नहीं होगी, तुम्हें पता ही है हैवी होना जरूरी है। इसके बाद इस क्लाउड में फिर से सेकंड स्टेज में सॉल्ट, नमक, यूरिया, है ना, अमोनिया या अमोनियम नाइट्रेट, और ड्राई आइस, सूखा बर्फ, है, और कैल्शियम क्लोराइड, ये सब का यूज करके सेकंड स्टेज में, है ना, किसको, इसके वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है क्लाउड के। मैंने कहा ना, जब तक ये क्लाउड बड़ा होगा नहीं, भारी नहीं होगा, तब तक गिरेगा नहीं। तो ये भी आर्टिफिशियली किया जाता है। और थर्ड स्टेज में जो मैंने बताया, सिल्वर आयोडाइड उसमें डाल दिया जाता है, प्लस ड्राई आइस। ध्यान रखना, सिल्वर आयोडाइड प्लस ड्राई आइस, ये थर्ड स्टेज में होगा आर्टिफिशियल रेन का। और ये बमबारी जैसे करते हैं ना, जैसे फ्लाइट से बॉम्बार्डिंग करते हैं, इस तरह से बमबारी जैसा किया जाता है। और इसमें ये लास्ट स्टेज में जब सिल्वर आयोडाइड डालते हैं फाइनली, तो 100% कॉन्डेंसेशन होगा, और क्लाउड ड्रॉप्स बनेंगे बड़े बड़े, ठीक है, फिर वो टूट के रेन ड्रॉप्स बनेंगे और नीचे गिर जाएंगे, बारिश हो जाएगी। तो नॉर्मली क्लाउड सीडलिंग करना सबसे आसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्लाउड है, ज़्यादा चांसेस है कि इसमें बारिश हो जाएगी। उसमें क्या कर देते हैं, सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस मिला देते हैं बस। लेकिन जहाँ क्लाउडी नहीं है बिल्कुल भी, तो वहाँ ये फर्स्ट स्टेज, और फिर ये सेकंड स्टेज, तब ये थर्ड स्टेज में आते हैं आर्टिफिशियल रेन के। ठीक है ना।
तो अब कुछ और भी आर्टिफिशियल रेन के तरीके हैं इनके अलावा। जैसे क्लाउड्स में मैंने तुम्हें बताया था थंडर और लाइटनिंग कैसे होती है। क्लाउड आवेशित होते हैं, है ना, फिर बिजली चमकती है, गर्जन होती है। तो ये सब भी करवाना पड़ता है, और ये सब करवाने से भी क्या होता है, जैसे ही बिजली चमकती है, बारिश होती है, तो उसके बाद तुरंत बारिश हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखो बिजली चमकने का मतलब ये होता है, क्लाउड में जो भी अंदर वेपर्स हैं उसमें गर्मी आती है, और गर्मी होकर वो फैलते हैं। क्लाउड मैंने बताया था ना, गर्मी आती है तो क्लाउड क्या होता है, फैलते हैं। फैलेंगे तो फिर क्या होगा, इसका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। और तुम्हें पता है वॉल्यूम जब बड़ा हो गया तो फिर वो बरस जाएगा। क्लाउड का भारी होना बहुत जरूरी है। अब जैसे भी भारी करा तो आर्टिफिशियली कर, नेचुरली हो रहा है तो ठीक बात है, नहीं तो भारी तुम्हें करवाना पड़ेगा। अब अलग से इलेक्ट्रिसिटी, अलग से क्लाउड्स को चार्ज भी किया जाता है, आर्टिफिशियली चार्ज भी करते हैं कटायंस और अनायंस डाल के, है ना। कई सारे कंपाउंड्स होते हैं कटायंस अनायंस वाले, उनको डाला जाता है और क्लाउड्स में क्लाउड को चार्ज कर दिया जाता है, और बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो गर्मी होती है, गर्मी होती है तो क्लाउड फैलते हैं, फैलते हैं तो बड़े होते हैं, बड़े होंगे तो भारी होंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर ये गिर जाएंगे। और इस तरह से भी बारिश कराई जाती है ना। अब अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल रेनफॉल के मामले में, है ना, इजराइल आगे है, चाइना भी करा चुका है। चाइना में एक बार तो फ्लड आ गया था इस चक्कर में। रशिया ओलंपिक के टाइम में कराया था, रशिया भी करा चुका है ना। और इन सब ने सिल्वर आयोडाइड का यूज किया है, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज का नहीं, सीधा थर्ड स्टेज का यूज किया, सिल्वर आयोडाइड का। थर्ड स्टेज जो मैंने बताया, यानी ऑलरेडी क्लाउड बना हुआ है ठीक ठाक, थोड़ा और हेल्प हुआ। इंडिया में गुजरात में, गुजरात का सौराष्ट्र वाला इलाका है ना, वहां पर सूखा पड़ता है ना भाई, ड्रॉट। हाँ सूखा पड़ता है, और इस इलाके में यहाँ पर इसके निपटने के लिए प्रोजेक्ट रेन ड्रॉप चलाया गया था। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट रेन ड्रॉप कहाँ चलाया गया था, गुजरात के सौराष्ट्र में, सूखे से निपटने के लिए। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना। ये प्रोजेक्ट रेन ड्रॉप वही आर्टिफिशियल रेनफॉल जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसका मतलब इंडिया में ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है, एक बार एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ओके, तो ये था तुम्हारा आर्टिफिशियल रेन से रिलेटेड चीज़ें, जो तुम बारिश पढ़ रहे हो, तुम आर्टिफिशियल रेनफॉल भी तुम समझ गए, ठीक है। तो ये था। अब इसमें तुम क्वेश्चंस समझ लो कैसे कैसे हो सकते हैं। एक तो देखो, तीनों प्रकार की जो बारिश है, इसमें से तुम जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते हैं। अब अगली बार जब एमसीक्यू का टेस्ट होगा तो तुम्हें ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। अभी प्रीलिम्स में एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, मेंस में चांसेस कम है तीनों रेनफॉल से। हाँ, मेंस में एक क्वेश्चन जो मैकेनिज्म मैंने बताया था, ये तुम्हें हेलो ध्यान रखना है। सर, हाँ ये क्वेश्चन था। बोलो बोलो। मतलब वैसे तो अभी पॉसिबल नहीं है आर्टिफिशियल रूप से बारिश को रोकना, क्या अभी संभव हो सकता है हाँ, बारिश को रोकना आर्टिफिशियल रूप से? आर्टिफिशियल रूप से, देखो ये बात बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि आज बारिश ज़्यादा हो रही है। इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 40% से ज़्यादा बारिश भारत में हुई है इस बार। अगर इतनी बारिश होती रही तो इसका असर बहुत बुरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। कई मकान घर गिर सकते हैं, खेत खलिहान तबाह हो सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकता है, बहुत तबाही मच सकती है। बात सोचने वाली है, बहुत गंभीर प्रश्न है। दूसरा कि अगर ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, तो देखो रोकना
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एक काम हम कर सकते हैं कि भाई हम प्रदूषण कम से कम फैलाएं, क्योंकि इन प्रदूषकों से ही क्या बनता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनता है, ठीक है, आर्द्रताग्राही कण बनते हैं, और वो बारिश ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। तीसरा, एटमॉस्फेयर की सील्डिंग की जाए। एटमॉस्फेयर को सील्ड सील्ड करना मतलब समझते हो उसको, ब्लैंकेट की तरह रोक देना सारी चीज़ों को नीचे ही, हवा को, गर्म हवा को ऊपर आने ही नहीं देना। लेकिन इसमें खर्चा बहुत है, इतना आसान भारत के लिए अभी नहीं है ये चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों पे काम किया जाना बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए। हो सकता है। ठीक है ललित, ओके ओके, हो थैंक यू। सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इस पे काम अगर भारत करेगा तो कर सकता है, लेकिन टाइम है, लगे, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, फंड चाहिए, तब जाके ये सब होगा, लेकिन हो जाएगा। क्योंकि दो तीन चीज़ें करनी है भाई, ग्लोबल वार्मिंग कम करो, या फिर अ, ऊपर के वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ाओ, या गर्म हवा को ऊपर मत जाने दो, या फिर जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है वो कम प्रोड्यूस करो। हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे तो भी काम चलेगा, पहले से अगर कम करेंगे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कम तो नहीं हो रही है, कम होने की रेट रेट कम हुई है उसके, बढ़ने की रेट कम हुई है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही रही है, अभी वृद्धि हो रही है, दर में थोड़ी कमी आई है, बट अभी भी वृद्धि हो रही है। और इसके साथ साथ खेत खलिहान के पराली वराली और ये सब धुआं हुआ प्रदूषण सब वायुमंडल में जाके क्या कर रहा है, आर्द्रताग्राही कणों को बढ़ा रहा है। जितनी गर्मी होगी वाष्पीकरण उतना होगा, वाष्पीकरण होगा तो समुद्र से कुछ लवण भी ऊपर जाते हैं वायुमंडल में, वो भी करवा रहे हैं। तो गर्मी को कम करोगे तो सारा समाधान निकल जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, लेकिन वो कम हो नहीं सकता है। अंधाधुंध विकास की अंधाधुंध दौड़ में हम फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं। अब यहाँ रुकना, पीछे जाना मतलब, पीछे कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, ये वाली स्थिति। आगे बढ़ना अब मजबूरी है, क्योंकि हम नहीं बढ़ेंगे तो दूसरी कंट्री आगे निकल जाएगी, और हम जहाँ पर हैं विकासशील देश से अल्प विकसित देश में ना चले जाएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को आ, ये मानकर चलना पड़ता है कि हम सारी जनता का भला नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। इतनी पॉपुलेशन का कोई भी गवर्नमेंट भला नहीं कर पाएगी, कोई भी गवर्नमेंट। यहाँ तुम्हें अपना भला खुद करना है, और कई सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट भला करने पे उतर जाए सबका, तो फिर विकास रुक जाएगा। ये भी मैं बता दूं, कई लोग इस बारे में, इस चीज़ को नहीं समझते। डेवलपमेंट रुक जाएगी ओवरऑल। अगर रुकी तो पूरे देश, पूरे कंट्री का जो कंट्री अल्प विकसित यानी लेस डेवलप कंट्री की लिस्ट में आ जाएगा। फिर तो तुम्हारा काम ही खत्म हो गया। जो भी हमें फंडिंग वगैरह या जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के हमें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, चाहे भले ही पूरी जनसंख्या डेवलप ना हो, है ना, आधी जनसंख्या डेवलप करे, बट कंट्री ओवरऑल, कंट्री को हमें डेवलप दिखाना है ना, चाहे अंदर की सच्चाई कुछ भी हो, ये हमें दिखाना पड़ता है विश्व के नक्शे यही पे। है कि पूर्वा मौसम पूर्वानुमान और ये क्या बोलते हैं, प्रबंधन से ही रोका जा सकता है, पूर्व प्रबंधन से हाँ, मौसम थोड़ा के बहुत। पूर्वानुमान से थोड़ा बहुत इस पे कह सकते हैं, क्लच लगा सकते हैं मौसम का पूर्वानुमान और प्रबंधन मैनेजमेंट वगैरह। तो किस चीज़ का मैनेजमेंट, जैसे बताओ ललित। जैसे बाढ़ का है, जैसे डैम बना दिए छोटे छोटे नदियों में, या ये नदियों का जो होती है ना हाँ, मतलब आपदा गाद से, आ जाती है, गाद। हाँ, हाँ तुम जो बता रहे हो हाँ, आपदा से पहले बचाव के आप, तरीके, है ना। हाँ हाँ बचाव के तरीके आपदा से, से मतलब थोड़ा बचाव के सा तरीके ये इफेक्ट हो कम हो सकते हैं, सकता है बिल्कुल ना। ठीक है, आपदा से बचाव के तरीके ये हो सकते हैं। और लेकिन मतलब बारिश तो, बारिश नहीं रोक सकते हैं ना, बारिश, हाँ, बारिश रोकना इतना आसान नहीं है। इम्पॉसिबल ही है अभी। अगर बहुत ज़्यादा आपदा आएगी तो फिर इस पर जो कंट्री विकसित है वो तो काम कर लेंगे, लेकिन इंडिया के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा, है ना। क्योंकि इसमें अपार ऊर्जा भी होती है बहुत ज्यादा, तो बिल्कुल इसको बिल्कुल, कैसे रोका जाएगा। इतनी ज़्यादा एनर्जी है जिसको
नहीं, कुछ टेक्नोलॉजी पे तो काम चल रहा था, मैंने पढ़ा भी था कहीं पे, तो काम तो चल रहा हाँ है, लेकिन मतलब अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा वर्क करना है। और वो स्किल, वो डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें अगर दिक्कत आई तो और बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है। वही मैं भी वही देख रहा था, कहीं मैंने देखा था कि ये ना मतलब परमाणु बम, कई हजारों परमाणु बम के हाँ, बराबर ऊर्जा बहुत होती है बहुत इसमें। प्रॉब्लम आ जाएगी अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत हुई तो, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती एक है, वो परमाणु बम डिजास्टर रोकने के कोई बजाय बनाकर। थोड़ा सा डिजास्टर क्रिएट कर देंगे। हम्म। ठीक है, चलो तो आज का हम लोगों का टाइम भी ओवर हो गया, डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं, कल हम लोग फिर कल। सर हाँ बोलो, पूछना है कुछ ताने? सर मुझे ना आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही थी पूरी आज क्लास में, मतलब टेक्निकल कोई ग्लिच था मेरी साइड से ही। आप मुझे एक बार वो रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है वो, हाँ जब किसी एक को अगर नहीं दिख रही है तो समझो बाकी लोगों को तो दिख रही थी ना, अगर बाकी लोगों को दिख रही है तो प्रॉपर दिख रही थी। हाँ, फिर इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम होगी अगर किसी एक को नहीं दिखेगी तो ठीक है, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तान्या। और कल हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर का, तो वो सेशन, उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि अगर मैं इस ऐसे ही क्लास लेता रहा तो वीक में 2 कम से कम ले लूँगा करंट अफेयर की, लेकिन अगर डिजिटल बोर्ड पे जाना पड़ा तो एक ही होगा, क्योंकि उसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि यही ज़्यादा सही है, ऐसे ही क्लासेस चलती रहें, है ना? डिजिटल बोर्ड के चक्कर में टाइम भी वेस्ट होता है और बहुत सारा टाइम भी लगता है, तो ये सही है। अब हम लोग कल मिलते हैं और डिस्कस करते हैं, देखते हैं करंट अफेयर को कैसे डिस्कस करना है, कैसे तुमको प्रिपेयर करना है। कल एक क्लास होगी और फिर हम लोग ये अपना कंटिन्यू रखेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, चलो, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। Nice.